बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खिलौने हाथों में पकड़े आधी रात को कुमार के घर से निकला। मेरी कोशिश थी कि जल्द से जल्द घर पहुंच जाऊं, मगर जैसे ही बीच राह में पहुंचा तो मेरे सामने एक बच्चा आया। मैं उसे रास्ते में देखकर परेशान हो गया कि वो बच्चा रात को इस पहर क्या कर रहा है। मुझे लगा कि शायद वो खो गया हो। तभी मैं उसके पास आया और उससे कहा, बेटा तुम कौन हो और तुम्हारा घर कहाँ पर है? मुझे बताओ, तुम्हारे वालिदैन कहाँ हैं? मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाता हूँ। वो खामोशी से बस मुझे देखे जा रहा था। मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा तो एक पल को मैं डर गया। उनमें से चिंगारियां निकल रही थी। मैंने खुद को संभाला और उससे पूछा कि तुम कौन हो, मगर वो चुपचाप बस मेरे हाथ में थामे खिलौनों की तरफ देखे जा रहा था। तभी एकदम वो, मेरा नाम उम्र है, मैं गांव में रहता हूँ। बचपन से ही अपने घर में गुर्बत देखी। मेरे अब्बा एक कुम्हार थे। जब मैं छोटा था तो नहर में डूब जाने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। वो वक्त मेरे और मेरे अम्मा के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें, क्योंकि रिश्तेदारों ने भी हमारा साथ छोड़ दिया था और हमारे पास कोई जमीन नहीं थी जिस पर खेती बाड़ी करके हम अपना गुजारा कर सकते। मेरी अम्मा ने गांव की औरतों के कपड़े वगैरह सीना शुरू कर दिए, मगर गांव में कपड़े सीने के कोई इतने ज्यादा पैसे नहीं देता था। हम एक वक्त का खाना खाते थे और दूसरे वक्त भूखे सोते थे। मैंने अपने बचपन में बहुत ज्यादा गुर्बत देखी थी। हर वक्त पैसे की तंगी रहती थी। जब हमारे हालात ज्यादा बुरे हो गए तो मेरी अम्मा ने गांव के चौधरी के घर पर काम करना शुरू कर दिया। अम्मा वहां पर खाना पकाने और सफाई करने का काम किया करती थी। इतनी बड़ी हवेली थी और वहां पर अम्मा अकेले काम करती थी। हवेली की मालिकन बहुत ही ज्यादा जालिम औरत थी। अम्मा से इतना ज्यादा काम करवाती और बहुत ही कम तनख्वाह देती थी। मुझे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। वो मोटी और बदसूरत थी और हर वक्त चिल्लाती रहती थी। गांव वाले उससे बहुत ज्यादा तंग थे। वो गांव वालों को अपना गुलाम समझती थी। उसका शौहर भी उसके इशारों पर नाचता था। वो खुद तो बस नाम का चौधरी था, असल राज तो उसकी बीवी करती थी और सब उसी से डरते थे। मेरी अम्मा भी उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करती थी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बदजबान औरत थी। जब मैं छोटा था तो अम्मा काम पर जाते हुए मुझे अपने साथ ले जाती थी और मुझे देखकर मालिकन पूरा दिन चिल्लाती रहती थी। वो अम्मा से कहती कि अपने बच्चे को अपने घर पर रखा कर, यहाँ पर नहीं लाया कर। तू यहाँ काम करने आती है या फिर बच्चे की देखभाल करने? अम्मा उसकी मिन्नत करती कि मेरा बेटा घर पर अकेला नहीं रह सकता, वो अभी छोटा है और कोई रिश्तेदार भी इसका ख्याल नहीं रखता, इसलिए मेरी मजबूरी है, मैं इसे काम पर साथ लाने पर मजबूर हूँ। अम्मा की बात सुनकर मालिकन आगे से नाक भवें चढ़ाती और गुस्से से चली जाती। रोज का मामूल था। मुझे शुरू से ही वो सख्त नापसंद थी। उसके दो ही बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, लेकिन शुक्र था दोनों आदात वगैरह में अपनी माँ के ऊपर नहीं थे। न जाने दोनों किस पर चले गए थे। मैं अक्सर मालिकन के बच्चों के साथ खेलता था। उन दोनों को भी मेरे साथ खेलना बहुत पसंद था, लेकिन जब भी मालिकन देखती तो दोनों को खींचकर दूर ले जाती और कहती, गरीबों के साथ खेलने की कोई जरूरत नहीं है। इसके ऐसे रूप में मेरा दिल दुखता था। हम तो बच्चे थे और बच्चों के बीच में कैसे अमीर और गरीब, यही सब देखकर मैं बड़ा हुआ था। मुझे समझ आ गई थी कि अमीर अमीर होते हैं और गरीब गरीब। हमें अपनी औकात में रहना चाहिए। हर एक का दिल इतना बड़ा नहीं होता कि वो किसी गरीब को कबूल करे। मगर मेरी अम्मा का कहना था कि अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं, इसलिए किसी भी बुरे इंसान को देखकर अच्छाई को भूलना नहीं चाहिए। मगर मैंने अपनी जिंदगी में जो देखा था वो उसके बिल्कुल बरअक्स था। हमारे रिश्तेदार भी सिर्फ इसलिए हमें मुंह नहीं लगाते थे कि कहीं उन्हें हमारी मदद न करनी पड़ जाए। यहाँ तक कि किसी त्योहार पर भी हमसे मिलने नहीं आते थे। ऐसा नहीं था कहीं बहुत दूर रहते थे, बल्कि उसी गांव में चंद घर छोड़कर ही रहते थे। मगर सबके सब खुद गर्ज थे। जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो अम्मा ने मुझे गांव के सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया। मुझे पढ़ाई करने का इतना ज्यादा शौक तो नहीं था, मगर अम्मा का दिल था कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊं और अम्मा की वजह से ही मैं रोज स्कूल जाता और दिल लगाकर पढ़ने की कोशिश करता था। स्कूल जाने से एक फायदा तो ये था कि मुझे अम्मा के साथ उस हवेली में नहीं जाना पड़ता था, और अगर मैं नहीं जाता तो उस हवेली की मालकिन अम्मा को इतनी बातें नहीं सुनाती। मैं स्कूल से दोपहर को घर वापस आता तो घर पर कोई नहीं होता था।
अम्मा मेरे लिए खाना बना कर जाती थी। मैं उसे खाता और अपना होमवर्क करके सो जाता। शाम को अम्मा घर आती तो मुझे उठाती और फिर घर के काम वगैरह करती। वो काफी थक जाती थी। पूरा दिन मालकिन के हाथ सफाई करती थी, खाना बनाती और घर आकर भी घर के काम खत्म ही नहीं होते थे। तभी मैंने सोचा क्यों ना मैं अम्मा का हाथ बटाऊं। जितने काम मैं कर सकता हूं अम्मा के घर आने से पहले मैं वो करके सो जाता था। इसी तरह अम्मा का बोझ कम हो जाता था। हमारी जिंदगी यूं ही गुजर रही थी कि एक दिन मुझे मलेरिया हो गया। पहले तो पता नहीं चला। अम्मा ने घर पर ही दवाई वगैरह देकर मुझे आराम करने को कहा। मैं 1 हफ्ते तक स्कूल भी नहीं गया, मगर फिर भी मेरी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। अम्मा गांव की डिस्पेंसरी पर मुझे ले गई तो वहां पर मौजूद डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे बेटे को तो मलेरिया हो गया है। ये सुनकर ही अम्मा परेशान हो गई। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां वगैरह दी और कहा कि अगर इनसे ठीक ना हुआ तो इसको शहर ले जाना। अम्मा ये सुनकर परेशान हो गई, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे और ना ही इतने वसाइल कि हम शहर जाते और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते। अम्मा ने 1 हफ्ते तक मुझे डॉक्टर की लिखी हुई दवाइयां दी। कुछ दिन तो मुझे अफाका हुआ, फिर मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। मगर फिर एक दिन स्कूल में ही मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मैं नीम बेहोश हो गया। तो अब स्कूल की उस्तानी ने अम्मा को बुलवाया। वो हवेली का काम अधूरा छोड़कर भागी भागी आई और मुझे यूं नीम बेहोश देखा तो बहुत डर गई। मुझे फौरन डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि आप लोग इसे शहर ले जाएं। शहर का सुनते ही अम्मा घबरा गई। जब मुझे घर लाई तो पूरी रात मेरे सरहाने बैठकर रोती रही। मैं अपनी आधी आंखें खोले अम्मा को तसल्ली दे रहा था कि मुझे कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो, मैं ठीक हो जाऊंगा। मगर वो माँ थी, कैसे परेशान ना होती। मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, मगर मैं बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था ताकि मेरी अम्मा परेशान ना हो। अगले दिन अम्मा ने हवेली की मालकिन से कहा कि मैं कुछ दिन काम पर नहीं आ सकती, मेरी जगह दूसरी लड़की आ जाएगी। मालकिन ने बातें तो बहुत सुनाई मगर मान गई। अम्मा अब मुझे शहर लेकर जाना चाहती थी, मगर उसके पास कोई रास्ता नहीं था जहां से वो पैसे जमा करती और मुझे शहर लेकर जाती। तभी उसने रिश्तेदारों से मदद देने का सोचा, शायद कोई तरस खाकर थोड़ी बहुत मदद कर दे। सबसे पहले अम्मा मेरे बड़े ताया के पास गई और उनसे कहा कि मुझे कुछ पैसे उधार दे दें, मैं शहर जाकर उसका इलाज करवाऊंगी और मैं आपको हर महीने थोड़े थोड़े करके वापस कर दूंगी। मगर उन्होंने अम्मा की बात नहीं सुनी और बेइज्जती करके घर से निकाल दिया। अम्मा मामू वगैरह के घर भी गई, मगर किसी ने अम्मा को 1 रुपया भी नहीं दिया। सबका कहना था कि शहर जाकर भी कोई फायदा होने वाला नहीं, शहर के डॉक्टर ऐसे ही लूटते हैं, तुम यही गांव के डॉक्टर को दिखाओ, दवाइयां दे देगा तो ये ठीक हो जाएगा। वैसे भी मौसमी बुखार फैला हुआ है, कुछ दिन की बात है, खुद ही ठीक हो जाएगा। सबकी बेहिस्सी देखकर अम्मा बहुत दुखी हो गई थी। अम्मा को पहले ही उम्मीद थी कि ये लोग कोई मदद नहीं करेंगे, मगर फिर भी वो मेरे लिए उन बेहिस लोगों से मदद मांगने चली गई। अम्मा ने अपनी मालकिन से भी मदद मांगी, मगर उसने भी कोई मदद नहीं की थी। तभी एक शाम हम घर पर परेशान बैठे हुए थे। घर का दरवाजा बजा। अम्मा ने कहा, इस वक्त कौन आ गया है। फिर अम्मा उठकर दरवाजे पर गई और दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। अम्मा ने उससे पूछा कि तुम कौन हो। तो वो बोला, मैं एक कुम्हार हूँ, तुम्हारे शौहर को मैंने ही कुम्हारी का काम सिखाया था। मैंने सुना तुम्हारा बेटा बीमार है और तुम्हारा शौहर काफी साल पहले गुजर गया है, तभी मैं यहाँ आया हूँ ताकि तुम लोगों के लिए कुछ मदद कर सकूं। उसकी बात सुनकर अम्मा उन्हें अंदर लेकर आ गई। वो मेरे पास आकर बैठा और कहा कि बेटा परेशान मत हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी मदद कर सकूं, मगर उसके बदले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। अम्मा ने कहा, कैसा वादा? तुम मेरे बेटे से क्या चाहते हो? तो वो बोला, जो हुनर तुम्हारे बाप को मैंने सिखाया था, बस वही हुनर मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। हम पुश्तों से कुम्हार हैं, मगर अब हमारा हुनर बिल्कुल ही खत्म होकर रह गया है। बहुत कम लोग अब कुम्हार का काम सीखते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई ना कोई ऐसा इंसान हो जिसे ये हुनर आता हो और इस तरह ये हुनर जिंदा रह सकेगा। मैंने उस आदमी को पहले कभी नहीं देखा था। अम्मा ने भी कहा कि मैं इन्हें नहीं जानती, मगर तुम्हारा बाप कुम्हार था और मुझे इतना पता है उसने किसी से ये हुनर सीखा था। हम उसे जानते तो नहीं थे, मगर अम्मा ने उसे हाँ कर दी। हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। कुछ दिन बाद वो शख्स हमें लेकर शहर चला गया। वहां मेरा इलाज हुआ। सारा खर्चा उस आदमी ने ही उठाया था। मुझे समझ नहीं आई कि वो एक गरीब कुम्हार था और उसके पास इतना पैसा आखिर कहां से आ गया। लेकिन उसका कहना था कि उसने अपनी जिंदगी में पैसा जमा करके रखा था ताकि कभी काम आ सके, और अब वो काम आ रहा है।
بہرحال جب میں ٹھیک ہو کر گاؤں آ گیا تو شام کو روز اماں مجھے اس کے پاس کام سیکھنے بھیج دیتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنا سارا ہنر مجھ میں منتقل کر دیا۔ میں روز وہاں جاتا اور کچھ نہ کچھ بناتا تھا۔ اسے بہت پسند آتا تھا میرا کام، مگر ایک بہت عجیب بات تھی۔ جب وہ مجھے کام سکھا رہا ہوتا تھا تبھی وہ ایک عجیب سی زبان میں کچھ گنگناتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ میں نے ایک بار اس سے پوچھا بھی یہ کیسی زبان ہے، تو وہ بولا یہ ایک خاص زبان ہے اور بہت کم لوگوں کو آتی ہے۔ میں نے یہ زبان جنات سے سیکھی تھی۔ اس کے یہ کہنے پر میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا جنات؟ وہ بولا ہاں جنات، اور تم جانتے ہو مجھے یہ ہنر بھی جنات ہی نے سکھایا تھا۔ اس کی بات سن کر ایک پل کو تو میں خوف زدہ ہو گیا کہ وہ مجھے جنات سے سیکھا ہوا ہنر سکھا رہا ہے۔ میں ڈر کے وہاں سے گھر واپس آ گیا۔ مجھے پیچھے سے آوازیں دیتا رہا مگر میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی۔ گھر آ کر میں اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ اماں نے کئی بار مجھ سے پوچھا بھی کہ کیا ہوا ہے، مگر میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ اگلی صبح کام پر جانے سے پہلے اماں مجھ سے بولی بیٹے کیا ہوا تھا کل؟ تم اتنا ڈر کیوں گئے تھے؟ مجھے بتاؤ۔ تو میں نے انہیں ساری بات بتا دی، جسے سن کر وہ بھی پریشان ہو گئی اور بولی کہ ٹھیک ہے تم میرے ساتھ چلو، ہم جا کر مل کر اس سے بات کرتے ہیں۔ جب ہم اس کمہار کے پاس گئے تو پتہ چلا وہ کل رات ہی گزر گیا تھا۔ اس کے گھر پر بہت ہی زیادہ رش تھا۔ گاؤں والے اس کے جنازے پر آئے ہوئے تھے، کیونکہ اس کے گھر والے نہیں تھے، اس لیے سب کچھ گاؤں والوں کو ہی کرنا تھا۔ وہ اپنا یہ راز اپنے ساتھ ہی لے کر دفن ہو گیا تھا، مگر مجھے بہت زیادہ الجھن میں چھوڑ گیا تھا۔ اگر اس نے یہ ہنر جنات سے سیکھا ہے تو کیا میرے باپ کو بھی اس نے جنات کا ہنر سکھایا تھا، اور مجھے بھی وہ جنات کا ہنر سکھا رہا ہے؟ مگر اس نے مجھے ہی کیوں چنا؟ آخر اس سب کی کیا وجہ ہے؟ کئی طرح کے سوالات میرے دماغ میں گونج رہے تھے، مگر ایک بات تھی، اس نے ہنر مجھے کمال کا سکھایا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد میں روز اس کے گھر جاتا اور مختلف چیزیں بناتا۔ شروع میں مجھے اس کے گھر جاتے ہوئے ڈر لگا تھا کہ کہیں جنات وہاں پر نہ آ جائیں، مگر تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا تھا مجھے جاتے ہوئے۔ کچھ بھی نہیں ہوا تھا، سب کچھ نارمل تھا۔ میں بھی اپنی زندگی میں مگن ہو گیا۔ مجھے سب سے زیادہ شوق کھلونے بنانے کا تھا، اور میں وہی بناتا تھا اور شہر لے جا کر انہیں بیچ دیتا تھا۔ اس طرح ہماری اچھی آمدن ہو رہی تھی۔ ایک شام میں نے ایک کھلونا بنانا شروع کیا۔ میں ایک بانسری بنا رہا تھا تو تبھی مجھے محسوس ہوا جیسے وہاں پر کوئی موجود ہے۔ مجھے کسی کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں اٹھ کر اس آواز کے تعاقب میں آگے بڑھنے لگا۔ وہ کچن سے آ رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے کوئی مانوس سی آواز ہے۔ میں نے کچن میں آ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، مگر آواز مسلسل آئی جا رہی تھی۔ کوئی بہت ہی عجیب سی زبان میں کوئی بات کر رہا تھا، جیسے 3-4 لوگ ہوں۔ جیسے جیسے وہ آواز مجھے سنائی دے رہی تھی میرے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ میں سوچ میں کھو گیا کہ یہ آواز میں نے پہلے کہاں سنی ہے۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ وہ کمہار اس کی آواز میں کچھ نہ کچھ گنگناتا رہتا تھا، اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے یہ زبان جنات سے سیکھی ہے۔ بالکل ویسی ہی زبان میں کوئی بات کر رہا تھا۔ میں نے تھوڑا اور دھیان دیا تو سمجھ آیا وہ بچوں کی آواز ہے، کیونکہ لب و لہجہ بچوں والا ہی تھا، اور وہ کوئی ایک بچہ نہیں تھا بلکہ کئی سارے بچے تھے۔ مگر مجھے تو کوئی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ پورا گھر خالی تھا، آس پاس کے علاقے بھی خالی تھے، یہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ کمہار ایک گنجان علاقے میں رہتا تھا۔ آج سے پہلے تو مجھے کبھی یہاں آتے ہوئے ڈر نہیں لگا تھا، مگر آج مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ایک پل کو مجھے اکیلے پن کا احساس ہونے لگا کہ میں یہاں پر تنہا ہوں، سنسان علاقہ ہے، اور یہ عجیب سی زبان، بچوں کی آوازیں، یہ سب مل کر ایک بہت ہی خوفناک ماحول بنا رہی تھی۔ میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ آس پاس مجھے کوئی نہیں دکھ رہا تھا، اور آواز بہت ہی قریب سے آئے جا رہی تھی۔ میں خوف سے کانپنے لگ گیا تھا۔ میں تیزی سے اس گھر سے نکلا اور بھاگتے بھاگتے اپنے گھر پر پہنچا۔ اماں نے مجھے اس حال میں دیکھا تو پریشان ہو گئی، مگر میں نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ صبح جب میں اٹھا تو مجھے بہت ہی تیز بخار چڑھ گیا تھا۔ اماں نے پوچھا کیا ہوا، سردی لگ گئی تھی کیا؟ میں نے کہا ہاں شاید، مگر میں جانتا تھا کہ یہ صرف ایک بہانہ ہے۔ حقیقت میں اماں کو بتا نہیں سکتا تھا، ورنہ وہ پریشان ہو جاتی، اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ مگر میرے دل و دماغ میں صرف ایک ہی سوال چکرا رہا تھا کہ وہ آوازیں کس کی آ رہی تھی۔ 2 سے 3 دن تک میں بخار میں مبتلا رہا۔ میں بخار کی وجہ سے نیم بے ہوش ہو گیا تھا، اور اسی نیم بے ہوشی میں نے دوبارہ سے وہی آوازیں سنی تھی۔ آدھی رات کا وقت ہو رہا تھا۔ زوردار آواز سے میری آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا باہر بہت ہی تیز آندھی چل رہی ہے، اور یہ آواز کھڑکی کی تھی۔
खिड़की के पट खुले हुए थे और हवा की वजह से बार बार बज रहे थे। मैंने उठकर खिड़की बंद करना चाही। मुझ में हिम्मत ही नहीं हो रही थी खड़े होने की, मगर बामुश्किल मैं खिड़की तक आया और जैसे ही खिड़की का पट बंद करना चाहा तभी मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। कोई बच्चा बहुत ही जोर जोर से रो रहा था। फिर मुझे एक और आवाज सुनाई दी। उसी अजीब सी जबान में कोई और बच्चा बात कर रहा था। मैं समझ नहीं सका कि क्या हो रहा है। मैंने खिड़की बंद करना चाहिए, मगर यूं लग रहा था जैसे वो बहुत ही भारी हो गई है। मैं उसे अपनी तरफ खींच रहा था, मगर वो हिल ही नहीं रही थी। अभी कुछ पल पहले वो बिल्कुल ठीक थी, तो अचानक क्या हो गया था कि वो हिल ही नहीं रही थी। मैंने जोर लगाकर उसे बंद करने की कोशिश की, मगर वो बंद ही नहीं हो रही थी। थक हार कर मैं अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। मेरे साथ बहुत ही अजीब अजीब चीजें हो रही थी। जिस दिन से मैं उस कुम्हार से मिला था, मेरी जिंदगी ही बदल कर रह गई थी। मैं अपनी अम्मा से इस बात का जिक्र नहीं करता था, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता था कि वो परेशान हो जाए। पहले ही वो बहुत सी मुश्किलात से गुजर रही थी। अगले दिन मैं हिम्मत करके दोबारा से काम पर चला गया। मुझे डर तो बहुत लग रहा था, मगर जाना तो था ही, क्योंकि खिलौने बनाकर मुझे शहर लेकर जाने थे और उन्हें बेचना था। मैं घर के करीब पहुंचा तो देखा दरवाजे वगैरह खुले हुए थे। मुझे याद आया कि उस दिन जब मैं यहाँ से निकला था तो मैंने दरवाजे बंद नहीं किए थे, क्योंकि मैं बहुत ही खौफजदा था और ये अब तक खुले हुए थे। मैं हिम्मत करके अंदर दाखिल हुआ। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। रात चलने वाली आंधी की वजह से पूरे घर में मट्टी फैली हुई थी। हर तरफ धूल देखकर मैंने सोचा कि पहले यहाँ पर सफाई कर लेता हूँ, उसके बाद अपना काम शुरू करूंगा, क्योंकि इतने गंद में तो काम नहीं कर सकता था। मुझे शुरू से साफ सुथरा रहने की आदत थी, इसलिए गंदगी में काम करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैंने सफाई करने के लिए झाड़ू निकाला और कमरे में झाड़ू लगाना शुरू किया। ये घर 3 कमरों पर मुश्तमिल था और साइड पर किचन और वॉशरूम बना हुआ था। मैंने अभी ये कमरे की सफाई ही की थी कि मेरी तबीयत फिर से खराब होने लगी। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। मैंने झाड़ू वगैरह साइड पर रखा और एक कोने में बैठ गया। वहीं बैठे बैठे न जाने कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। मैं बहुत ही गहरी नींद में था। तभी कुछ गिरने की आवाज से मेरी आंख खुली। मैं हड़बड़ा कर एकदम उठ गया। मैंने देखा बाहर शाम हो चुकी थी। न जाने कितना वक्त गुजर गया था और मैं अब तक सो रहा था। मैंने कोई काम भी नहीं किया था और मुझे सुबह तक हर हाल में खिलौने बनाकर शहर ले जाने थे। तभी मुझे याद आया कि मैं कुछ गिरने की आवाज से उठा हूं। वो आवाज किचन से आई थी। मैं किचन में आया तो देखा गिलास नीचे गिरा था, मगर ये किसने गिराया था? तभी मेरा ध्यान इधर उधर गया और मुझे याद आया मैं तो सफाई कर रहा था, लेकिन ये देखकर मैं हैरान रह गया कि पूरा घर साफ सुथरा था, जैसे वहां पर कभी गंदगी हुई ही ना हो। लेकिन मुझे अच्छे से याद था कि मैंने सिर्फ एक ही कमरा साफ किया था, बाकी जगह तो मैंने साफ ही नहीं की थी। तो फिर ये किसने साफ की? ये ख्याल आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या जिन्नात ने सफाई की है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपनी ही सोचों को झुटला दिया था। भला जिन्नात क्यों सफाई करने लगे? लेकिन हकीकत तो ये थी कि सारी जगह साफ थी। पूरा घर साफ सुथरा चमक रहा था और मेरे अलावा तो यहाँ पर कोई रहता भी नहीं है जो यहाँ की सफाई करे। तो इसका मतलब था कि जिन्नात ने ही यहाँ की सफाई की है। मगर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे पास सवालात तो बहुत है, मगर जवाब एक भी नहीं था। तभी मैंने तमाम ख्यालात को झटका और अपने काम पर ध्यान देना शुरू किया। मैंने चीजें वगैरह एक साइड पर रखी और काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे हर हाल में ये काम करना ही था। मैंने सोचा कि आज रात मैं यहीं ठहर जाता हूँ ताकि रात भर रुककर काम कर सकूं। मैंने खिलौने बनाना शुरू किए और एक एक खिलौना बनाकर साइड पर रखना शुरू कर दिया। मगर एक अजीब बात होने लगी। जैसे ही मैं खिलौने बनाकर साइड पर रखता, वो वहां से गायब हो जाते। मैंने नोट किया कि अब तक मैंने 15 खिलौने बनाए थे, मगर वहां पर सिर्फ 5 मौजूद थे। मुझे समझ नहीं आई कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। तभी मुझे फिर से वही आवाजें आने लगी, बहुत सारे बच्चों की आवाजें, और अजीब सी जबान में वो लोग बात कर रहे थे। मैंने सर झटक कर काम पर ध्यान देना चाहा। तभी मेरी नजर किचन पर पड़ी और ये देखकर मेरी चीख निकल गई कि वहां पर एक बच्चा बैठा हुआ था और उसके हाथ में मेरा बनाया हुआ खिलौना था। और फिर क्या, देखते ही देखते पूरा कमरा मुझे बच्चों से भरा हुआ नजर आया और सबके हाथों में मेरे बनाए हुए खिलौने थे। एक बच्चे के हाथ में तो वो खिलौना था जो मैंने काफी टाइम पहले बनाया था और वो मैं शहर जाकर बेच भी आया था। अपने इर्द गिर्द इतने बच्चे देखकर मैं परेशान हो गया। मैं उनसे पूछना चाहता था कि वो लोग कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं, लेकिन मेरी आवाज तो जैसे हलक में ही अटक कर रह गई थी। खौफ की वजह से मैं बिल्कुल सुन्न होकर रह गया था।
समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। तभी उनमें से एक बच्चा उठकर मेरे पास आया और बोला, मुझे ये सारे खिलौने चाहिए। मैंने कहा, मैं ये खिलौना तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, मुझे ये शहर जाकर बेचने हैं। तो वो चिल्लाकर बोला, नहीं मुझे चाहिए। उसके चिल्लाने पर मैं खौफजदा हो गया। अभी कुछ देर पहले तो वो किसी और जबान में बात कर रहे थे और अभी मेरी ही जबान में बात कर रहे हैं। ये काफी हैरान कुन बात थी। मैंने उससे कहा कि देखो बेटा, मुझे खिलौने जाकर बेचने हैं और मैं नहीं जानता हूं कि तुम कौन हो, मैं हरगिज भी तुम्हें खिलौने नहीं दे सकता हूं। मगर वो जिद करने लगे। तभी मैंने चंद खिलौने उन्हें पकड़ा दिए और वो लोग उससे खेलने लग गए। मैं चुपचाप अपना काम करता रहा। घर आया तो अम्मा ने कहा कि तू इतनी देर से क्यों घर आया? मैंने कहा, अम्मा मैं काम कर रहा था। अम्मा लेट गईं जाकर। ऐसा पहली बार हुआ था। वो मुझसे बिना कोई बात किए लेट गई। मैं सीधा अम्मा के पास आया तो देखा उनकी हालत बहुत खराब हो रही थी। मैंने कहा, अम्मा तुझे क्या हुआ है? तू इतनी थकी हुई क्यों लग रही है? आखिर क्या बात है? अम्मा ने कहा, कुछ नहीं। मैंने कहा, देख अम्मा, अब मैं शहर जाता हूँ, तुझे उस मालिकिन के पास काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पैसे काफी हैं। तो अम्मा बोले, ठीक है, मैं भी अब उसके साथ मजीद काम नहीं करना चाहती हूँ, वैसे भी वो एक बहुत ही बदज़बान औरत है। अम्मा का फैसला सुनकर मुझे काफी खुशी महसूस हुई। उन्हीं दिनों हमारे गांव में एक लड़की आकर रहने लगी। मैंने उसे पहली बार नहर किनारे देखा था। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी आंखें नीली थीं। मैंने जब उससे बातचीत की तो मुझे पता चला कि उसका नाम नीलम है और वो गांव में झोंपड़ी में रहती है। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और उसके रिश्तेदारों ने उसे गांव से निकाल दिया था। तभी वो हमारे गांव में आ गई। मेरी उससे अच्छी दोस्ती हो गई थी। अक्सर वो हमारे घर भी आया जाया करती थी। मैंने महसूस किया कि मैं उससे मोहब्बत करने लगा हूँ, लेकिन मैं उसे ये बात बता नहीं पाया। उन्हीं दिनों अम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वो हर वक्त तकलीफ में रहती थी। बहुत बार मैं उन्हें गांव के डॉक्टर के पास लेकर गया, लेकिन कुछ समझ नहीं आता था कि उन्हें क्या हुआ है। एक दिन मैं काम के लिए कुम्हार के घर पर आया तो देखा वहां पर उन बच्चों के साथ साथ जिन्नात भी मौजूद थे। मैं उन्हें देखकर एकदम हैरान रह गया और खौफजदा भी हो गया। मैंने उनसे कहा कि तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोले, हम जिन्नात हैं और इन बच्चों के वालिदैन हैं, हम तो तुमसे बात करने आए थे। मैंने कहा, देखो, मेरा इन बच्चों से कोई लेना देना नहीं है और ना ही मैंने आज तक इन्हें परेशान किया है, तो तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? वो बोले, हमारे बच्चे तुमसे खिलौना ही तो मांगते हैं, तुम इन्हें खिलौने क्यों नहीं देते? मैंने कहा, वो खिलौने मैं अपने लिए बनाता हूँ, उन्हें कैसे दे दूं? मेरी बात सुनकर जिन्नात ने कहा कि तुम हमारे बच्चों को परेशान नहीं कर सकते हो, तुम्हें चाहिए था कि तुम इन्हें खिलौने दे देते, लेकिन तुमने इन्हें खिलौने नहीं दिए और इस बात की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मैंने कहा, देखो, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे वे खिलौने हर हाल में शहर में ले जाकर बेचने होते हैं और अगर मैं उन खिलौनों को शहर में नहीं बेचूंगा तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? मेरी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है, वो मजीद काम नहीं कर सकती है। कुछ वक्त में मेरी शादी होने वाली है, मुझे अपने घर को चलाने के लिए कोई ना कोई काम करने की जरूरत है और मेरे पास सिर्फ यही हुनर है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं पैसे कमा सकूं। मेरे रिश्तेदार बहुत ही ज्यादा खुदगर्ज हैं, वो कभी भी मेरी कोई मदद नहीं करेंगे। तुम मुझ पर रहम करो, मेरे साथ ऐसा मत करो। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी माँ क्या करेगी? मैं नहीं चाहता कि वो परेशान हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे बच्चों के लिए अलग से खिलौने बना दिया करूंगा, लेकिन जो खिलौने मैं बेचने के लिए बनाता हूँ उन्हें मुझसे मत छीनो। मेरे मिन्नत करने पर जिन्नात मान गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम हमारे बच्चों के लिए अलग से खिलौने बनाना और हम वो खिलौने तुमसे खरीद लेंगे। मैं खुश हो गया कि चलो, अब ये लोग मेरा पीछा नहीं करेंगे। मगर ये मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि जिन्नात मेरा पीछा छोड़ देंगे। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिन्नात के बच्चे मुझे बहुत बड़ी मुश्किल में डाल देंगे। अब ये मेरा रोज का मामूल बन गया था कि मैं पहले जिन्नात के बच्चों के लिए खिलौने बनाता और फिर शहर बेचने के लिए खिलौने तैयार करता और सुबह जाकर उन्हें शहर बेच आता था। जिन्नात के खिलौने मैं कुम्हार के घर पर छोड़ दिया करता था, वो बच्चे वहीं आकर उन्हें ले जाते थे। उन्हीं दिनों अम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं अम्मा को लेकर शहर चला आया। वहाँ सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि अब उनका इलाज मुमकिन नहीं है क्योंकि उन्हें कैंसर हो गया है और वो भी आखिरी स्टेज का। मुझे नहीं पता था कि कैंसर क्या होता है और ये आखिरी स्टेज क्या होती है। मुझे बस ये पता था कि मेरी अम्मा मरने वाली है और मैं उन्हें किसी तरह बचा नहीं सकता हूँ। डॉक्टर ने मुझे साफ कह दिया था कि चाहे आप जितना मर्जी इलाज करवा लें, अब उनके बचने की कोई उम्मीद बाकी नहीं है। अब इन्हें घर ले जा सकते हैं। मैं थका हारा अम्मा को लेकर घर आया।
घर पूरा दिन उनके सराहने बैठकर रोता रहा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कैसे माँ को बचाऊं। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अम्मा के साथ ही गुजारना चाहता था ताकि उनके आखिरी लम्हात में बहुत सी यादें जमा कर सकूं। मैंने अपना काम भी करना छोड़ दिया था। मेरी ज़िंदगी में इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम अम्मा थी, मगर मैं नहीं जानता था कि जन्नात के बच्चे खिलौना ना मिलने पर मेरे साथ क्या करेंगे। एक रात अम्मा को खाना खिलाकर मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था। तभी मुझे अपने कमरे के एक कोने में एक बच्चा बैठा हुआ नजर आया। मैं जानता था कि वो जिन्नात का बच्चा है, मगर मेरे कमरे में क्या कर रहा है। मैं चौंक गया। मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो बोला, तुम इतने दिन से खिलौने बनाने क्यों नहीं आए? मैंने कहा, मेरी मजबूरी है, मैं अब खिलौने नहीं बना सकता हूँ, मुझे घर पर रहना ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो बोला, तुमने जिन्नात से वादा किया था कि तुम रोज़ हमारे लिए खिलौने बनाओगे, मगर इतने दिन से तुम आ ही नहीं रहे हो, तुम ये काम कैसे छोड़ सकते हो? अगर तुम खिलौने नहीं बनाओगे तो हम खेलेंगे कैसे? मैंने कहा, पहले तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खिलौने बना चुका हूँ, तुम उनसे खेल लो, वो तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है। तो वो चिल्लाकर बोला, नहीं, वो हमारे लिए काफ़ी नहीं है। हम एक बार जिस खिलौने से खेलते हैं फिर उसे फेंक देते हैं, हमें हर रोज़ नए खिलौने चाहिए होते हैं। तुम हर हाल में कल आओगे और हमारे लिए खिलौने बनाओगे, नहीं तो मैं सबको जाकर बता दूंगा कि तुम हमें परेशान कर रहे हो और फिर तुम्हें जिन्नात उसकी सजा देंगे। बच्चे की धमकी सुनकर मैं डर गया। वो वहां से चला गया और पीछे मैं सोचों में पड़ गया कि मैं क्या करूं। अम्मा को अकेले घर छोड़कर नहीं जा सकता था। उन्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ सकती थी और कभी भी उनकी तबीयत खराब हो सकती थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं सोच सोच कर पागल हो रहा था। तभी मेरे दिमाग में वो लड़की आई, क्यों ना मैं उससे मदद मांगू। ये सोच आते ही मैं फौरन घर से बाहर निकला और उसकी झोंपड़ी की तरफ जाने के लिए चल पड़ा। वहां पहुंचकर मैंने उसे आवाज दी, नीलम बाहर आओ। मेरी जोरदार आवाज सुनकर वो फौरन बाहर आ गई और बोली, क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो, कुछ हुआ है क्या? मैंने कहा, मुझे इस वक्त तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम फौरन मेरे साथ मेरे घर चलो। वो फौरन से चादर ओढ़कर मेरे साथ मेरे घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में मैंने उसे बताया कि अम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन मुझे काम भी करना है। अगर मैं काम नहीं करूँगा तो पैसे कैसे कमाऊँगा और अम्मा की दवाइयाँ वगैरह कहाँ से लाऊँगा और उनका ख्याल कैसे रखूँगा, इसलिए मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? तो वो बोली, कैसी मदद, बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी। मैंने कहा कि जिस वक्त मैं घर पर ना हूँ तुम अम्मा के पास ठहर जाओ और उनका ख्याल रखो। मेरी बात सुनकर नीलम बोली, ठीक है, ये बात तो मुझे पहले भी बोल सकते थे, मैं खुशी खुशी उनका ख्याल रख सकती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं मुतमईन हो गया कि चलो, अम्मा की टेंशन तो मेरे सर से खत्म हुई, मगर जिन्नात की टेंशन अब भी बाकी थी। वो मुझे मुसलसल परेशान किए जा रहे थे। अब क्या सारी जिंदगी मैं उनके लिए खिलौने बनाता रहूंगा? मैंने किसी को भी इस बारे में नहीं बताया था और नीलम से भी इस बात को छुपा रखा था। मैंने नीलम को घर पर छोड़ा और खुद कुम्हार के घर की तरफ चल पड़ा। वहां जाकर मैंने देखा सारे जिन्नात के बच्चे वहीं पर मौजूद थे और चिल्ला रहे थे। मुझे देखकर सब मेरी तरफ दौड़ पड़े और बोले, कहाँ थे तुम, हमारे लिए खिलौने क्यों नहीं बनाए? खिलौने बना हमारे लिए। उनके हुक्म देने पर एक पल को तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आया कि वो बच्चे होकर मुझसे इस तरह बात कर रहे हैं, मगर मैं भी क्या करता, वो कोई इंसान के बच्चे तो थे नहीं जिन्हें दो बातें सुनाकर चुप करवा दो। वो तो जिन्नात के बच्चे थे, इसलिए मुझे उनकी बात मानना ही थी, वरना जिन्नात मुझे और मेरी माँ को नुकसान पहुंचा सकते थे। मैंने थक हार कर सामान निकाला और खिलौने बनाना शुरू कर दिए। पूरी रात में खिलौने बनाता रहा। कुछ खिलौने मैंने शहर ले जाने के लिए अलग करके रख दिए। रात का एक पहर गुजर चुका था। तभी मैं उठा और सामान एक जगह पर रखकर वो खिलौने लिए वहां से निकल गया। अभी मैं आधे रास्ते में पहुंचा था कि तभी मुझे रास्ते में एक बच्चा रोता हुआ मिला। मैं यूं आधी रात को बीच रास्ते में एक छोटे से बच्चे को रोते देखकर परेशान हो गया। फौरन से मैं उसके करीब आया और उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो और तुम कौन हो, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तो वो जोर जोर से रोने लगा। थोड़ी देर में मुझे महसूस हुआ कि इसके रोने में अजीब खौफ है। वो ऐसे अजीब डरावनी आवाज में रो रहा था कि मेरा दिल थम कर रह गया। फिर भी मैंने हिम्मत करके उससे पूछा कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। तो बोला, तुम्हारे पास जो खिलौने हैं मुझे दे दो। मैंने कहा, कौन से खिलौने? तो वो बोला, तुम्हारे हाथ में जो खिलौना है ये मुझे दो, ये सारे मुझे चाहिए हैं। मैंने कहा, ये खिलौने मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ क्योंकि ये मैं शहर जाकर बेचूंगा और तुम ये खिलौने क्यों मांग रहे हो? तभी वो गुस्से से उठा और मेरी तरफ देखकर चिल्लाया, तुम जिन्नात के बाकी बच्चों को खिलौने देते हो और मुझे नहीं देते। मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा तो उसमें से शोले निकल रहे थे। एक पल लगा मुझे समझने में कि ये भी जिन्नात ही का बच्चा है और मुझसे खिलौने मांग रहा है,
लेकिन वो खिलौने मैं उसे हरगिज नहीं दे सकता था क्योंकि वो मेरी कमाई का वाहिद जरिया थे। अब मुझे शदीद गुस्सा आया कि ये लोग मुझसे मेरा सब कुछ छीन रहे हैं। तभी मैंने उस बच्चे को सख्ती से कहा कि मैं तुम्हें ये खिलौने हरगिज नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना है तुम कर लो, मगर तुम्हें ये खिलौने नहीं मिलेंगे। और फिर मैं वहां से घर की तरफ चला आया। मैं जिन्नात की हरकतों से तंग आ गया था। थक हार कर घर आया तो वहां अम्मा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई थी। नीलम उनके पास ही थी। मुझे देखकर बोली, अम्मा बहुत ज्यादा तकलीफ में है, आखिर उन्हें हुआ क्या है? फिर मैंने उसे बताया कि अम्मा को कैंसर है। मैं नहीं जानता कि ये कौन सी बीमारी है, मगर डॉक्टर का कहना है कि ये एक जानलेवा बीमारी है और अब अम्मा का इलाज भी मुमकिन नहीं है क्योंकि ये बीमारी उनके पूरे जिस्म में फैल चुकी थी। अब जितनी भी कोशिश की जाए उन्हें बचाया नहीं जा सकता। ये बात सुनकर नीलम भी परेशान हो गई। अम्मा बहुत ज्यादा तकलीफ में थी और उनकी तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। ऊपर से जिन्नात के बच्चों को अलग परेशानी थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। एक दिन मैंने ये फैसला किया और नीलम को सब कुछ बता दिया। मैं नहीं चाहता था कि मैं उससे कोई भी बात छुपाऊं, और जब मैंने उसे जिन्नात के बारे में बताया तो वो सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई और बोली, अब तुम क्या करोगे? मुझे नहीं लगता कि जिन्नात के बच्चे तुम्हारा पीछा कभी भी छोड़ेंगे। क्या तुम सारी जिंदगी यूं ही उनको खिलौने देते रहोगे? मैंने कहा, मैं नहीं जानता हूं, मगर ऐसा ही लगता है। वो किसी भी तरह से मेरा पीछा छोड़ने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। उन्हें रोज खिलौने बनाकर देता हूं, मगर उनकी ख्वाहिश खत्म ही नहीं होती है। और अब कल जब रात को मैं वापस आ रहा था तो एक बच्चा रास्ते में मुझे रोता हुआ मिला और मेरे हाथ में पकड़े हुए खिलौनों को देखकर बोला, मुझे खिलौने हर हाल में चाहिए। तुम जिन्नात के बाकी बच्चों को देते हो तो मुझे क्यों नहीं? नीलम ने कहा, यह सूरत हाल तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें जिन्नात से पंगा नहीं लेना चाहिए। अब हम क्या करें? यूं लगता है जैसे वो सारी जिंदगी पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा, मुझे तो सच में कुछ समझ नहीं आ रही, क्या करूं? तभी नीलम बोली, ठीक है, तुम परेशान मत हो, कल शाम को हम दोनों दूसरे गांव जाएंगे। वहां पर एक बाबा जी रहते हैं, हम उनसे मिलकर ये सारी बातें उन्हें बताएंगे। हो सकता है वो हमारी कोई मदद कर दें। मैंने कहा, आखिर वो हमारी क्या मदद करेंगे? और क्या ऐसा मुमकिन है कि उनकी मदद से जिन्नात से पीछा छूट जाएगा? तो वो बोली, हाँ, वो बहुत से जिन्नात को अपने काबू में करना जानते हैं। हो सकता है कि वो इन जिन्नात से बात करके मसले का कोई ना कोई हल निकाल ही ले। मैंने कहा, ठीक है, मैं तो बस किसी भी हाल में उनसे पीछा छुड़वाना चाहता हूँ, लेकिन तुम ध्यान रखना अम्मा को इस बारे में कोई बात ना पता चले। उनकी हालत नहीं, और मैं नहीं चाहता कि वो मजीद परेशान हो। तो वो बोली, ठीक है, हम अम्मा को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे, बस तुम कल शाम को तैयार रहना। ये कहकर वो अपने घर चली गई। अगली शाम मैंने एक पड़ोस की औरत को अम्मा के पास छोड़ा और नीलम के साथ दूसरे एक गांव चला आया। वो वहां मुझे एक बाबा जी के पास ले गई और उन्हें सारी बात बताई। तो वो बाबा जी बोले, ठीक है, तो मुझे उस कुम्हार के घर पर ले जाओ, मैं उन जिन्नात से बात करने की कोशिश करता हूँ। मैं बाबा जी के कहने पर उन्हें साथ लेकर कुम्हार के घर पर आ गया। बाबा जी ने अपना अमल शुरू किया तो थोड़ी देर में ही जिन्नात वहां हाजिर हो गए। साथ ही जिन्नात के बच्चे भी थे। बाबा जी उनसे बात करने लगे और जिन्नात से कहा कि अपने बच्चों समेत यहाँ से चले जाओ, इस लड़के का पीछा छोड़ दो, तुम लोग इसके पीछे क्यों पड़े हुए हो? तभी जिन्नात बोले, हमें इस लड़के से कोई मसला नहीं है, मगर वो शख्स जो पहले यहाँ पर रहता था उसने हमारे बच्चों से खिलौने छीन लिए थे और उन्हें एक तहखाने में छुपा कर रख दिया था। वो जानता था कि जिन्नात के बच्चों के खिलौने बहुत ही ताकतवर होते हैं और वो उनके जरिए पैसे कमाता था। अगर तुम लोग हमारे खिलौने वापस कर दो तो हम भी इस लड़के का पीछा छोड़ देंगे। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, यहाँ पर तो कुम्हार बाबा रहते थे और उनके अलावा तो यहाँ कोई नहीं रहता था और इस घर में तो कोई तहखाना नहीं है। मैं काफी अर्सा से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, मैंने ऐसी कोई खुफिया जगह नहीं देखी है। तो जिन्नात बोले, इस घर के नीचे एक तहखाना है और वहीं पर हमारे बच्चों के खिलौने हैं, तुम्हें वो खिलौने हर हाल में वापस करने होंगे वरना हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। इतना कहकर वो लोग वहां से चले गए। बाबा जी ने कहा, जिन्नात की शर्त पूरी कर दो, वो तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे। मैंने कहा, लेकिन बाबा जी यहाँ पर तो कोई तहखाना नहीं है। तो वो बोले, ढूंढो, हो सकता है वो जिन्नात झूठ नहीं बोल रहे। मैंने और नीलम ने उनके जाने के बाद पूरा घर कंगाल लिया, लेकिन हमें कोई तहखाना नहीं मिला। तभी नीलम बोली, हमने पूरा घर देख लिया है लेकिन एक जगह नहीं देखी। मैंने कहा, कौन सी? तो उसने मेरी गद्दी पर हाथ रखा और वो गद्दी जिस पर बैठकर मैं खिलौने बनाया करता था, आज तक कभी उसे किसी ने हटाया नहीं था और ना ही मैंने हटाया था। इसी गद्दी पर कुम्हार बैठकर खिलौने बनाया करता था। नीलम की बात सही थी। हमने फौरन से उस गद्दी को हटाया तो नीचे एक खुफिया दरवाजा मिला। हम दोनों हैरान हो गए। हमने उसे खोला तो नीचे तहखाना मौजूद था। हम डरते डरते उस तहखाने में उतर गए।
हर तरफ धूल और मिट्टी जमी हुई थी और जाले लटक रहे थे, जैसे बरसों से किसी ने इधर का रुख ही ना किया हो। मैंने नीलम से कहा कि मैं इतने अरसे से इधर काम कर रहा हूँ, आज तक मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता चला? तो वो बोली क्योंकि उन्होंने इसको बनाया ही इतना खुफिया तरीके से है। कोई भी इंसान कैसे सोच सकता है कि यहाँ पर कोई तहखाना होगा? जिन्नात बिल्कुल ठीक कह रहे थे। यहाँ पर बहुत सारे खिलौने थे और अजीब अजीब तरह के डिज़ाइन बने हुए थे। मैंने नोट किया कि कुम्हार अक्सर इस तरह के डिज़ाइन बनाता था। मैंने वो सारे खिलौने जमा किए और उठाकर ऊपर ले आया। हम दोनों ने मिलकर सब खिलौनों को साफ किया और वहीं छोड़ दिया। जिन्नात आए और अपने खिलौने लेकर चले गए। मैं खुश हो गया कि अब से जिन्नात से मेरी जान छूट जाएगी, लेकिन एक मसला अभी बाकी था। वो बच्चा जब भी मैं कुम्हार के घर से काम करके वापस घर जा रहा होता, वो रास्ते में मुझे रोता हुआ मिलता और मेरे हाथ में थामे खिलौनों को देखता और कहता कि मुझे ये खिलौने चाहिए, और मैं उससे इनकार कर देता तो वो गुस्से से मुझे घूरने लग जाता। मैंने नीलम को बताया कि वो बच्चा अब भी मेरे पीछे है, तो उसने कहा कि अगर वो जिन्नात का बच्चा है तो अब तक तो उसे चले जाना चाहिए था, क्योंकि हमने जिन्नात की शर्त पूरी कर दी है। हम उस बाबा जी के पास दोबारा गए, उन्हें सारी बात बताई। जिन्नात से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि वो बच्चा हमारा नहीं है और उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने अपना वादा पूरा किया है, अब हम कभी भी इस लड़के को तंग नहीं करेंगे। इस सब के बाद भी वो बच्चा मुझे मेरे रास्ते में मिलता था। एक दिन मैंने उसे अपना एक खिलौना दे दिया, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और मुझे खुशी से गले लगा लिया। मैं हैरान हुआ। फिर मैंने हिम्मत करके उससे पूछा कि तुम कौन हो और तुम ये खिलौने क्यों चाहते हो? तो वो फिर से गुस्सा हो गया और मुझे गुस्से से घूरने लगा। बिना कुछ बोले वहां से चला गया। मैं उलझन में घर वापस आ गया। एक दिन अम्मा ने मुझसे कहा कि देखो, मेरी जिंदगी सिर्फ चंद दिन की रह गई है और मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में खुश देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जल्द तुम्हारी शादी हो जाए और मुझे ये भी पता है कि तुम उस लड़की नीलम को पसंद करते हो। अगर तुम चाहो तो मैं उससे बात कर लूँ। मैंने कहा नहीं अम्मा, मैं उससे खुद बात करूंगा और आप परेशान ना हो, आप एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगी। फिर मैंने हिम्मत करके नीलम से बात की तो कुछ देर सोचने के बाद उसने मुझे हाँ कर दी। मैंने कहा कि अम्मा की हालत ठीक नहीं है और वो चाहती हैं कि जल्द से जल्द शादी हो जाए। मैं कुछ ज्यादा तो नहीं कर सकता, मगर तुम्हें जरूर खुश रखूंगा। यूं हमारी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। कुछ दिन में ही हमने निकाह कर लिया। इतने दिन मैं काम पर नहीं गया था, मगर अब नीलम रुखसत होकर हमारे घर आ गई थी तो पूरा दिन वो अम्मा का ध्यान रख सकती थी, इसलिए मैं बिना किसी टेंशन के काम पर चला आया। मैंने पूरा दिन दिल लगाकर खिलौने बनाए और फिर जब उन्हें लेकर घर से निकलने लगा तभी मुझे वो बच्चा नजर आया जो रोज मुझे रास्ते में मिलता था। वो एक कोने में बैठा हुआ था और अपनी लाल सुर्ख आंखों से मुझे घूर रहा था। एक पल को तो उसे देखकर मैं डर गया था। फिर मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ पर भी आ गए हो, आखिर तुम हो कौन? तो वो बोला तुम मेरे घर से निकल जाओ। मैंने कहा ये घर तुम्हारा नहीं है। तो वो बोला ये घर मेरा है। उसके चिल्लाने पर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि ये घर तुम्हारा नहीं, ये घर कुम्हार बाबा का है। तुम होते कौन हो इस घर पर कब्जा जमाने वाले? तो वो गुस्से से उठकर आया और बोला ये मेरे बाबा का घर है और तुम आइंदा इस घर में कदम भी नहीं रखोगे। उसकी बात सुनकर मैं एकदम हैरान रह गया। मैंने कहा तुम्हारे बाबा का घर? वो बोला हाँ, कुम्हार बाबा मेरे बाबा थे, इसलिए उनकी मौत के बाद अब ये घर मेरा है। मैंने कहा लेकिन तुम तो एक जिनजात हो और वो इंसान थे, तुम उनकी औलाद कैसे हो सकते हो? तो वो जोर जोर से हंसने लगा और बोला वो इंसान नहीं बल्कि जिनजात थे। अब तुम मेरे घर से बाहर निकल जाओ और कभी वापस मत आना। उस बच्चे की ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने फटाफट अपना सामान जमा किया और उल्टे कदमों भागते हुए वहां से निकल आया। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मैं इतना लंबा अरसा एक जिन के घर में रहा था और मैंने एक जिन से ही हुनर सीखा। मुझे याद आया उस कुम्हार को भी जिन्नात की जबान आती थी और उसने मुझसे कहा था कि उसने जिन्नात से सीखी है ये जबान। मतलब उसने मुझसे झूठ बोला था। ये साफ था कि वो बच्चा सच कह रहा है, यानी कि कुम्हार असल में जिनजात था और उसने जानबूझकर अपना हुनर सिखाने के लिए मेरा इंतखाब किया और वो ये चाहता था कि जब उसका बेटा बड़ा हो तो मैं ये हुनर उसको भी सिखाऊं। यानी कि वो इस दुनिया से जाते जाते भी मुझे एक मुसीबत में डाल गया था। अब मुझे हर हाल में उसके बच्चे के बड़े होने का इंतजार करना था और उसको ये हुनर सिखाना था, वरना मैं जानता था कि वो बच्चा बड़ा होकर मुझसे बदला लेगा। मेरी जिंदगी से शायद ये जिन्नात कभी नहीं निकलेंगे। आपका क्या ख्याल है कि मुझे जिन्नात को ये हुनर सिखाना चाहिए या नहीं? दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ,
اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔